बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त 26 तारीख आज हो चुकी है, सैटरडे, हफ्ते का दिन है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गुज़िश्ता रोज़ रिटायर्ड होकर चले गए हैं और अभी इत्तला ये आ रही है कि वो अब पाकिस्तान से तुर्की रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर वो फिर अपनी हॉलीडेज़ की तरफ जाएंगे। लेकिन अब नए चीफ़ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी अपना हल्फ उठा चुके हैं। सदर हाउस के अंदर आज कुछ देर कबल हल्फ उन्होंने उठाया। आसिफ अली ज़रदारी ने उनसे हल्फ लिया और अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद सदर हाउस से वो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1:13 अभी हो रहे हैं। सदर हाउस के अंदर हल्फ जब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनसे लिया तो एक चीज़ जो मैंने नोट की, एक दफ़ा अचंभे की भी बात है। ऑन अ लाइटर नोट सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शुरू किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना हल्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। बहरहाल एक अच्छी बात थी कि वो अपने ओहदे का हल्फ उठाते हुए शैतान से भी पनाह मांग रहे हैं। ज़ाहिर है कोई भी शैतान अगर उनको एज़ चीफ़ जस्टिस अप्रोच करेगा, फ़ैसले बदलने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेगा, तो उससे पनाह जो है वो उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात की आज ही मांग लिया है। और अल्लाह ताला उन्हें इस ओहदे के ऊपर जब तक वो बराजमान रहे इंसाफ़ व कानून और आइन के मुताबिक, इंसाफ के ऐन असूलों के मुताबिक फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उनकी चीफ़ जस्टिस तकर्री के ऊपर हमारी उनके लिए यही दुआ है और इंशाअल्लाह उम्मीद है जिस तरह से उनका माजी है, जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह से उनकी शख्सियत है, वो उम्मीद है कि एक अच्छे चीफ़ जस्टिस के तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छे बेहतरीन चीफ़ जस्टिस जो है अब वो साबित होंगे। बहरहाल अब वो सुप्रीम कोर्ट में वापस आ चुके हैं और उनसे अपने अजीज़ व अकारिब का मिलने का, मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। लेकिन उसके बाद अहम तरीन डेवलपमेंट्स कुछ ये हैं कि आज उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में तमाम जजेस मौजूद थे, जबकि कल साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अलविदाई इशाइया था उसके अंदर, जो ज़ुहराना था उसके अंदर, ख़ास तौर पे जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसके अंदर कुछ जजेस मौजूद नहीं थे। 5 जजेस ऐसे थे जो कल मौजूद नहीं थे, जबकि आज तमाम के तमाम जजेस वहाँ पर मौजूद थे। जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त बैरून मुल्क अपने उम्रा की अदायगी के लिए मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में। तो ज़ाहिर है वो 2-3 दिन पहले रुख्सत लेकर जा चुके थे, तो वो सिर्फ़ एक जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। फुल कोर्ट की ख़बरें भी आ रही हैं और इत्तला अभी ये आ रही है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अब आते साथ फुल कोर्ट बुला लिया है। फुल कोर्ट मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में कई बार बताया था कि फुल कोर्ट जब आएगा और फुल कोर्ट का जब एजेंडा सामने आएगा और फुल कोर्ट के अंदर जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो बड़ी अहमियत की हामिल है। फुल कोर्ट के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहले मामला जो शुरू होगा वो शुरू होगा सदारती ऑर्डिनेंस, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर, जिसके बाद साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया 3 रुकनी जजेस इंतज़ामी कमेटी के अंदर और जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें से निकाल दिया था। अब एक तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो ख़तरे में है और मंडे के रोज़, पीर के रोज़ यानी कि 28 तारीख को ये फुल कोर्ट बुलाया गया है। अब देखते हैं कि इस फुल कोर्ट में क्या होता है, फुल कोर्ट किस वक्त पर बुलाया जाता है, किस वक्त पर होगा और उसमें क्या क्या एजेंडा होगा, इसके ऊपर मज़ीद अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की प्रोफाइल के ऊपर थोड़ी सी नज़र जो है वो ज़रूर डाल देते हैं। उनके बारे में जो मालूमात हमारे पास हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने तालीम कहाँ ली, उनका माजी कैसा रहा, कब उन्होंने अपनी जो है वकालत का आगाज़ किया और उसके बाद ख़ास तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट में जब जज बने तो उनके कौन कौन से अहम तरीन फ़ैसले वगैरह शामिल हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एक तो एजाज़ चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़िम्मे उनके क्रेडिट में ये आता है कि वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के मनसब पर फायज़ हो चुके हैं और पहली मरतबा फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुंतखब हुए हैं। उनका शुमार एक आइन पसंद जज के तौर पर होता है और वो भी पार्लियामेंट की बालादस्ती को
तस्लीम करने वाले जो जज हैं उस शोहरत से मशहूर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनकी पैदाइश चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल ख़ान में हुई थी और जस्टिस याहिया अफरीदी का जो ताल्लुक़ है वो आफरीदी कबीले की शाख आदम खेल से है। याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल की। पॉलिटिकल साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स इकनॉमिक्स की डिग्री जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो GC यूनिवर्सिटी भी कहलाता है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री जो है वो भी हासिल कर रखी है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिलने पर जीसस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से LLM किया। पेशावर में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। 1990 में हाई कोर्ट के, जबकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज 2010 में, जबकि मुस्तकिल जज 15 मार्च 2012 को। याहिया अफरीदी पाकिस्तान के वो पहले जज हैं जिनका ताल्लुक़ फाटा से है। तो ये भी एक बड़ा एजाज़ है कि फ़ाटा से एक आने वाला जो शख्स है वो अब चीफ़ जस्टिस बने। फ़ाटा बहुत यानी कि बैकवर्ड इलाका है और वहाँ पर ज़ाहिर है जो उनका एक इलाका है वो पसमानदा तरीन है, लेकिन ये है कि उनके वालिद जो हैं वो एक अच्छे सरकारी ओहदे पर रहे, तो उसकी वजह से उनको ये तमाम एक्सपोजर HSN कॉलेज वगैरह का भी जो है वो ज़रूर हासिल करने में कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। जबकि याहिया अफरीदी 30 दिसंबर 2016 को चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने और 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। अब उनके कैरियर की अगर बात करें तो वो हमेशा जुडिशल एक्टिविज़म के ख़िलाफ़ रहे हैं। 2007 में वकला तहरीक के दौरान बतौर वकील आमरीत के ख़िलाफ़ रहे और मुशर्रफ की जो एमरजेंसी थी उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजारों में शामिल होते और उनकी तरफ से भी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी। जस्टिस याहिया अफरीदी हमेशा इंतज़ामी अमूर में बेजा जो अदालत के अंदर जो मुदाखलत होती है उसके भी मुखालिफ रहे हैं, यानी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जो है उस तरह से वो समझते हैं और किसी और की मुदाखलत को वो जो है वो अच्छा नहीं समझते। मज़ीद इसमें अगर हम बात करें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए, तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था उसकी समाअत के दौरान भी अदलिया की आज़ादी के नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की थी। 9 मई के वाक़यात के बाद सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का फ़ैसला हुआ तो जस्टिस याहिया अफरीदी सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। उसके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया था, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने सीटें 39 अरकान की हद तक तहरीक इंसाफ को देने के हक़ में भी फ़ैसला जो है वो सुनाया था। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने सदारती रेफरेंस नज़रसानी केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ाती हैसियत में दलाइल देने पर भी इख्तिलाफ़ राय दी थी। तो ये तो उनका एक माजी का उनका बैकग्राउंड था जो कि बड़ा ही बेहतरीन, शानदार और एक बेहतरीन जज के तौर पर सामने आता है। लेकिन अब चीफ़ जस्टिस बनने के बाद ज़ाहिर है उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी इस वक्त मौजूद है। एक चैलेंज तो सबसे बड़ा इस वक्त जो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने के लिए या उसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए जो पार्लियामेंट की मुदाखलत है वया 26th अमेंडमेंट, जो कानून साजी के बाद इस वक्त बातें हो रही हैं कि अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई है, उसके ऊपर जो सवालात उठते हैं उनके जवाब ढूंढना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इससे भी अहम तरीन बात कि सदाती ऑर्डीनेंस आने के बाद सीनियर तरीन जजेस जो 2 जजेस हैं, अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। सुप्रीम कोर्ट पर तमाम सीनियरिटी लिस्ट जो है वो भी अपडेट कर दी गई है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर है। दोनों कमेटी के अंदर जो हैं वो शामिल थे, जबकि तरमीमी ऑर्डीनेंस आने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया, मुनीब अख्तर को आउट किया गया, जिसके बाद मंसूर अली शाह ने भी कमेटी में बैठने से इनकार किया। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और अमीनुद्दीन साहब की पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी की तरफ से बनाए गए बेंचेस में भी बैठने से दोनों जजेस ने इनकार किया और किसी भी खसूसी बेंच का दोनों जजेस सीनियर तरीन जजेस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो शामिल नहीं रहे। इसके बाद एक और जो अहम चैलेंज है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने इस वक्त वो है जो फुल कोर्ट का मुतालबा जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से किया गया। अब अगर फुल कोर्ट बुलाया जाता है, जिसकी बात हो रही है और हमारे ज़राए के मुताबिक 28 तारीख को फुल कोर्ट जो है मीटिंग वो बुला ली गई है और उसके बाद अब देखते हैं कि फुल कोर्ट जो है
इस ऑर्डिनेंस के मामले को जो मंसूर अली शाह भी कह चुके हैं और मुनीब अख्तर भी कह चुके हैं, इसको इंतज़ामी बुनियादों पर देखा जाता है, जुडिशल बुनियादों पर देखा जाता है, लेकिन अहम तरीन मामला यही होगा कि फुल कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद अगला चैलेंज ये होगा कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला दिया गया उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। उसके साथ एक जो ट्रेल बनती है, अगर ये फुल कोर्ट मीटिंग बैठती है और ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देती है या ऑर्डिनेंस के ऊपर मजीद इंक्वायरी या मजीद जो समाअत होती है या इसको कलअदम करार दिया जाता है, अगर हम मान लें कि एंड रिज़ल्ट ये मिलता है कि फुल कोर्ट मीटिंग के बाद ये फैसला होता है कि किसी भी तरह से फुल कोर्ट में ये मामला आए और ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो कलअदम होता है, तो उससे तब्दीलियाँ क्या होने के इम्कानात है। सबसे पहले उस ऑर्डिनेंस के बाद जो 3 रुकनी जजेस की कमेटी है उसके अंदर तब्दीली हुई, मुनीब साहब आउट हुए, अमीनुद्दीन साहब इन हुए, इसको अंडू किए जाने के इम्कानात हैं। और उसके बाद अगर नई कमेटी बनती है तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर हो सकते हैं। और अगर इसमें तब्दीली होती है तो फिर उस 2 रुकनी कमेटी जो ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बनाई थी उसने कुछ फैसले लिए थे, कुछ बेंचेस बनाए थे, जिनमें 63A का फैसला और 63A की समाअत करने वाला बेंच भी शामिल था, जिसमें मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठे थे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ ये भी है कि मुनीब अख्तर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक उस बेंच के अंदर बैठने से इनकार किया था, जबकि उस वक़्त साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अमीनुद्दीन साहब के साथ कमेटी में ये फैसला किया कि हम फिर नया बेंच बना देते और नया जो जज है वो शामिल कर दिया गया, जिसके बाद 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और 63A का फैसला मुनीब अख्तर साहब का जो लिखा हुआ था वो कलअदम करार दे दिया। तो ये भी अंडू होने के इम्कानात इस मामले पर हो सकते हैं अगर फुल कोर्ट इस मामले को एंड तक लेके जाता है, और फिर ये मामला बहरहाल 26वीं आइनी तरमीम तक भी जा सकता है। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जा सकता है या नहीं, यहाँ पर आकर शायद बात रुक जाए, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग के जो सबूत हैं वो मौजूद नहीं है। वो इस तरह से कि एक ही जमात है BNP मेंगल, उनके 2 सेनेटर्स ने फ्लोर क्रॉसिंग का इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग करते हुए जो है वोट हुकूमत को दिए, लेकिन उसमें भी उनके एक पार्लिमानी लीडर थे। तो असल डायरेक्शन पार्लिमानी लीडर की होती है। अगर पार्लिमानी लीडर ही किसी जमात को वोट देने का फ़ैसला कर ले किसी दूसरी पार्टी के हक़ में, तो सियासी लीडर उसको किस तरह से मजबूर कर सकता है या उसको रुकनी है तो उसकी ख़त्म कर सकता है या नहीं, ये बहरहाल मामला एक हल तलब है और इसके ऊपर देखते हैं कि आगे क्या हालात होते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस के बाद होने वाले काफ़ी तंजीमी फ़ैसले जो हैं वो ख़त्म होने के इम्कानात ज़रूर हैं फुल कोर्ट मीटिंग के बाद। तो ये आज की अहम तरीन तफसीलात थीं। अब नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, अब ज़ाहिर है एक और चीज़ आखिर पे जाते जाते आपको बता दूं कि अब वो आज 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस बने हैं और 25, 26 और 27 तो उनका जो टेन्योर है वो 3 साल का होगा। तो 26 अक्टूबर 2027 है तब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे और इस दौर में 3 सालों के अंदर उनका दौर कैसा होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन उनके ऊपर अभी से कुछ लोग इस तरह से तनकीद कर रहे हैं जैसे कि उनके हाथ में शायद कोई जादू की छड़ी हो जो कि उन्होंने आते साथ घुमानी और सब कुछ ठीक हो जाना है। तो ऐसा नहीं है। आते साथ कम से कम कुछ चीज़ों को अलाइन करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में एक तकसीम, वाज़े तकसीम नज़र आई। यहाँ तक कि एक फ़ैसला दिया जाता तो दूसरे जजेस बैठकर नाम लेकर बताते कि ये फ़ैसला गलत है, जबकि ये भी एक रविश इंतहाई अफसोसनाक थी जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में रखी गई। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास अब एक वक्त एक ख़ास उनको ज़रूर मिलना चाहिए। उनका कंडक्ट, उनकी प्रेजेंस, उनके फ़ैसले और जजेस को आपस में मिलाना, तकसीम को ख़त्म करना, अलाइन करना चीज़ों को और एक ही डायरेक्शन में आगे लेकर चलना, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल इसके लिए उनको ज़रूर 1 से 2 माह का वक्त दरकार होगा। तो तब तक हमें देखना होगा कि वो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बान।